नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद अकेडमी में। और आज हम हमारे 6th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, प्राचीन राज्यवंश। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पिछली वीडियो के कमेंट काफ़ी अच्छे आए थे, और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे एशियन हिस्ट्री के 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जैन तथा बौद्ध धर्म देखा था, तो उसके समकालीन भी कुछ राजवंश थे, तो चलिए उन्हें देखते हैं। हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था, और जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वह बिंबिसार थे। बिंबिसार ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। और जो राजगृह नगर था वह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य का विस्तार किया। जैसा कि जो पहले राज्य हुआ करते थे वह युद्ध जीतकर या विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, तो बिंबिसार ने भी यही किया। उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेन्ना के साथ विवाह किया और कौशल नरेश की बहन महाकोशला के साथ भी विवाह किया, जिससे दहेज में उसे काशी प्रांत प्राप्त हुआ। वह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी उसने विवाह किया। वह युद्ध से उसने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया व उसे अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। वह बौद्ध जैन धर्म दोनों मानता था तथा गौतम बुद्ध तथा महावीर के समकालीन था। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अगले जो शासक हुए वह अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु का बंजी संघ के साथ युद्ध हुआ। लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य का उसने विस्तार किया। वह इसके अलावा जो अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ भी युद्ध हुआ, जिसमें वह हार गया। वह बाद में दोनों में समझौता हो गया, जिसके चलते प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु भी जैन व बौद्ध मतों का पोषक था। वह भी दोनों धर्म मानता था। उसने बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण भी कराया। उसने एक राजगृह में स्तूप भी बनवाया। अजातशत्रु के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वह अजातशत्रु के समय में ही हुई थी। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। अगले जो शासक हुए वह उदयन हुए। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर दी। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बनाया व उसे अपनी राजधानी भी बनाई। उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी थी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक ने बारी बारी से राज्य पर शासन किया। वह इसके बाद जनता ने पितृहंताओं को शासन से हटाया व शिशुनाग वंश एक योग्य राजा को बनाया। अगला जो राजवंश आया वह शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने अपनी नई राजधानी वैशाली में स्थापित की। जो शिशुनाग थे उनने अपनी नई राजधानी वैशाली बनाई। इसके बाद जो शासक हुए वह कालाशोक हुए। इन्हें काकवर्ण भी बोला जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की तथा इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। काला अशोक ने दोबारा पाटलिपुत्र में ही अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक की हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी थी और काला अशोक के शासन में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नंदवंश। जो अगला वंश आया वह 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक रहा, और जो उसके शासक थे वह महानंदिन थे। शिशुनाग वंश के बाद महानंदिन ने इस वंश की स्थापना की व उनका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मानंद ने कर दिया और बाद में महापद्मानंद राजा बने।
यह मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। बोला जाता है महापद्मानंद मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। महापद्मानंद ने कलिंग की विजय की व तिनसुलिया नामक नहर भी खुदवाई। इसका उल्लेख बाद में कलिंग के शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुफा में इस अभिलेख में किया है। वह व्याकरणाचार्य जो पढ़नी थे वह महापद्मानंद के मित्र थे। जो पढ़नी थे वह उन्होंने अष्टाध्यायी एक किताब लिखी थी। जो अष्टाध्यायी जो किताब थी वह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। इसके बाद जो शासक आए वह धनानंद आए। जो धनानंद थे वह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। धनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जो धनानंद थे उन्हें जनता पे अत्यधिक अत्याचार किए थे व बहुत अधिक कर लगाए थे, जिसके चलते जनता उनसे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की व धनानंद को हराया। धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और जो ये सिकंदर था वह एक यूनानी शासक था और इसमें विश्व विजय करने की इच्छा थी। वह उसने एक विजय अभियान चलाया। इस क्रम में उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। वह उसने झेलम व चेनाब नदी के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस के साथ युद्ध भी किया। इस युद्ध में पोरस अद्भुत वीरता दिखाने के बाद भी पराजित हो गया था। वह बाद में सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया और इसके बाद जो सिकंदर की सेना थी उसने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो इस दौरान वह 19 महीने तक ही भारत में रुका व उसके बाद वह वापस चला गया था। वो जिस समय तक भारत में रुका था तो उसने कुछ महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना भी की थी और उसके बाद वह भारत छोड़ के चला गया था। दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।